स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत दूसरा अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने सभी जीवों की जातियों को 5 जगत में रखा है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। अभी तक हम लोगों ने मोनेरा जगत के बारे में स्टडी कर लिया है और प्रोटिस्टा जगत के बारे में अध्ययन जारी रखा है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि प्रोटिस्टा जगत को भी 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें क्राइसोफाइट, डायटम्स, यूग्लिनाइड, ऑपंग, कवक और प्रोटोजोआंस। तो हम लोगों ने इस समूह में भी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, तो क्राइसोफाइट के बारे में भी पढ़ लिया है और डायटम्स के बारे में भी पढ़ लिया है, यूग्लिनाइड के बारे में भी पढ़ लिया है। और आज का हमारा टॉपिक होगा औपंग कवक, स्लाइम मोल्ड। तो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स औपंग कवक। औपंग कवक जो चौथा समूह है वो है स्टूडेंट्स औपंग कवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, तो एक कवक समान ही होते हैं, लेकिन एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी कवक होते हैं ये भी स्लाइम मोल्ड। और आपको पता है कि जब कवक होंगे तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और अन्य सड़े गले स्थानों पर कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। तो याद रखेंगे स्लाइम मोल्ड जो होते हैं स्पेशली साधारण भूमीय जीव होते हैं जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये सामान्यतः परपोषी अथवा मृत्युपजीवी प्रकार के होते हैं। औपंग कवक स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं, जैसे मिक्स अमीबा या बहुकेंद्रिकी के रूप में होते हैं, बहुकेंद्रिकी के रूप में होते हैं। इनकी जो संरचना होती है श्लेष्मिक होती है, नग्न प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे प्लाज्मोडियम मुकुलन। इसमें जो अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं इनमें प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम का एक समूह बन जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्लाज्मोडियम का एक समूह बन जाता है। अब प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये बीजाणु बन जाते हैं जो नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये रहा औपंग कवक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब आप लोग नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे आप लोग औपंग कवक साधारण भूमीय जीव हैं। औपंग कवक साधारण भूमि जीव हैं। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि औपंग कवक साधारण भूमीय जीव हैं तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। अगला इसका मुख्य पॉइंट लिख लेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नहीं करते हैं क्योंकि
क्योंकि इनकी कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, मतलब हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक का अभाव होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इनकी कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये किस प्रकार से भोजन अपना करते हैं, तो अगला पॉइंट लिख लेंगे। ये जो होते हैं अपंग कवक होते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो परपोषी होते हैं सामान्यतः। ये सामान्यतः परपोषी अथवा मृतोपजीवी अर्थात मृत जीवों के अवशेषों पर उगते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो मृतोपजीवी का मतलब होता है कि जीवों के अवशेषों पर उगते हैं, जो जीव सड़ जाते हैं वहां से कार्बनिक पदार्थों पर ही उगते हैं, इसलिए मृतोपजीवी होते हैं। ये अपंग कवक स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं। ये अपंग कवक स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं। कोशिका के रूप में होते हैं। स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं, जैसे मिक्स अमीबा। इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे आप लोग, जैसे मिक्स अमीबा। ये स्वतंत्र कोशिका के रूप में पाया जाता है, मिक्स अमीबा। अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है जो सड़े गले स्थानों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृतपोषी प्रोटिस्ट हैं। ये मृतपोषी प्रोटिस्ट हैं। जो कहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो सड़े गले पत्तियों, टहनियों से अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये मृतपोषी प्रोटिस्ट है जो सड़े गले पत्तियों और टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपंग कवक की संरचना। यहाँ पर थोड़ा संरचना देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन दिया है तो आपको पढ़ना ही है। संरचना, अपंग कवक की संरचना, स्ट्रक्चर। इसमें देख लेंगे, एक संरचना हम आपके सामने बना रहे हैं, आप लोग भी अपने नोटबुक में बना लीजिएगा।
संरचना से हम पहले ही बता रखे कि आप लोगों को घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, बनाने लगेंगे तो सब इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते जाएंगे आप लोग कैसे बनाना है। ये इसके स्ट्रक्चर रहे। इसमें आप लोग ऐसे बना लेंगे। ये स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर रहा। दूसरा भी खींच लेंगे ऐसे, जो आपकी किताब में दे रखा है। ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग बना लेंगे। ये रहा मिक्स अमीबा की संरचना, जिसमें बीजाणु बनते हैं। आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये बीजाणु होते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं, और यह बीजाणु क्या होते हैं, बाहर आते हैं और भूमि पे आकर नए पौधे को क्या करते हैं, नए औपोंकों को फॉर्मेशन करते बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रहा, इसका नामकरण कर लेंगे। ये राइजोइड्स बना लेंगे, जो जड़ की तरह संरचनाएं होती है, जिनको हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। ये होते हैं राइजोइड्स। ये स्टूडेंट्स कहलाते हैं राइजोइड्स, जड़ की तरह संरचनाएं होते हैं। यह कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण करके इनको देते हैं, और ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये स्पोरोगोनियम हो गया, इसको कहते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम
ये स्पोरोगोनियम रहा स्टूडेंट्स, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पर स्पोर देख रहे हैं फॉर्मेशन होकर ये सरफेस पे आता है। ये स्पोरोगोनियोफोर कहते हैं, इसको कहते हैं स्पोरोगोनियोफोर, स्पोरोगोनियोफोर कहते हैं इसको। आगे देखेंगे ये सिनोसिटिक हाइफी है। आपको पता है कि एक से अधिक इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसमें कोई अलग अलग डिवीजन नहीं है। ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। मतलब इसका जो केंद्रक होते हैं, एक से अधिक केंद्रक इनकी हाइफी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स किसके बारे में, औपंक कॉक के बारे में स्ट्रक्चर रहा, इसके कुछ सामान्य संरचनाएं रही। तो आप लोगों ने चौथा भी समूह पढ़ लिया औपंक कॉक के बारे में। अगला हम समूह पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा प्रोटोजोआंस। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से डिवीजन किया गया। तो पहले उसके सामान्य संरचनाओं को पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआंस की सामान्य संरचनाएं क्या है। तो पांचवा हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रोटोजोआंस। तो पांचवा समूह है स्टूडेंट्स प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखेंगे प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा इसके खोज के बारे में जान लेते हैं कि खोज किसने की थी। तो आपको पता है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीवों की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, डिस्कवर से संबंधित देख लेते हैं। इनकी खोज से संबंधित, इनकी खोज या प्रोटोजोआंस के पिता कह सकते हैं, इनकी खोज हॉलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, हॉलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक हॉलैंड देश के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में की थी। आपको पता है कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो खोज किए थे इस वैज्ञानिक ने किए थे, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इस वैज्ञानिक ने जितने भी सूक्ष्म जीव दुनिया में हैं उनके पिता कहे जाते हैं, स्पेशली जीवाणुओं के भी पिता कहे जाते हैं और प्रोटोजोआंस के भी पिता इन्हीं को कहा जाता है। तो प्रोटोजोआंस के पिता कौन है, तो हॉलैंड देश के रहने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग, यहाँ पर देखेंगे प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी याद रखना है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग, अब देखेंगे कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था स्टूडेंट्स, तो गोल्डफस ने किया था। नाम लिख लेंगे, गोल्डफस।
इस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम? गोल्डफश ने किया था। तो आप लोगों ने देखा, खोज तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग गोल्डफश ने किया था। याद रखेंगे, इस संघ में एक कोशिकीय तथा सूक्ष्म दर्शीय जंतुओं को रखा गया है। इस संघ में या समूह में, इस संघ में एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी अर्थात सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतुओं को रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि इस संघ के अंतर्गत एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतुओं को रखा गया है। और इस संघ में, प्रोटोजोआंस संघ में कितने जीवों को रखा गया, कितने जीवों की जातियों को रखा गया, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस संघ में लगभग 30,000 जातियों को रखा गया है। ये भी अब इंपॉर्टेंट है। इस संघ में लगभग 30,000 जीवों की जातियों को रखा गया है। अर्थात इसके अंतर्गत जो जाति आती है जीवों की, लगभग कितनी आती है स्टूडेंट्स? 30,000 आती हैं। अब इनके सामान्य लक्षण को देखेंगे तो आप लिखेंगे इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न है या सामान्य लक्षण निम्न है, लिख सकते हैं। सामान्य लक्षण निम्न है। तो अब इनके सामान्य लक्षणों को देखेंगे, तो एक एक करके अब सामान्य लक्षण को देखेंगे कि क्या क्या इसके सामान्य लक्षण है स्टूडेंट्स। तो पहला सामान्य लक्षण इसका क्या है, देखेंगे कि पहला सामान्य लक्षण है स्टूडेंट्स कि ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, लगभग 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। तो लिख लेंगे कि ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म लगभग, कोष्ठ में लिख लेंगे, लगभग 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक, 5 माइक्रोमीटर तक। तो आप लोगों ने देखा यहां पर ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म, लगभग 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। और समझिए कितने सूक्ष्म होते हैं कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा इसका पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा या इसका कैरेक्टर लिखेंगे आप लोग कि इनके शरीर का जीव द्रव्य वाह्य तथा अंतः द्रव्य में विभेदित रहता है। इनके
शरीर का जीव द्रव्य बाह्य तथा अंतः द्रव्य में विभक्त होता है, मतलब बटा होता है, विभक्त होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि जो इसका जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वह एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। वो आगे आपको जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताएंगे कि बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टर लिखेंगे आप लोग, प्रोटोजोआंस का तीसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स, कि ये जंतु स्वतंत्र जीवी, सहजीवी या परजीवी होते हैं। ये जंतु स्वतंत्र जीवी, ये जंतु स्वतंत्र जीवी, सहजीवी या परजीवी होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जंतु क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। अगला कैरेक्टर है चौथा कैरेक्टर इसका स्टूडेंट्स, किसका, प्रोटोजोआंस का, वो नोट कर लेंगे। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन हेतु कूटपाद, कशाभिकाएं या पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। इस संघ के जंतुओं में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस संघ के जंतुओं में प्रचलन हेतु, चलने के लिए, प्रचलन का मतलब क्या होता है, चलने के लिए, गति करने के लिए, प्रचलन हेतु कूटपाद, कशाभिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं, या कशाभिका या पक्षमाभिका पाई जाती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस संघ के जंतुओं में प्रचलन हेतु कूटपाद, कशाभिका या पक्षमाभिका पाई जाती है। मतलब इनके द्वारा अलग अलग जंतु होते हैं, अलग अलग, किसी में कूटपाद पाए जाते हैं, किसी में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, किसी में पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। वो आगे बताएंगे जब डिटेल से पढ़ाएंगे इन जंतुओं के बारे में, तब आपको बताएंगे। आगे लिखेंगे, इस संघ के कुछ जंतुओं में रसधानी एवं संकुचनशील रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। इस संघ के कुछ जंतुओं में खाद्य रिक्तिका एवं संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इस संघ के कुछ जंतुओं में खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल एवं संकुचनशील रिक्तिका, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती हैं। अगला है, इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाएं शरीर की बाहरी सतह
के रास्ते विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसमें श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? तो इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाएं शरीर की बाहरी सतह के द्वारा होता है। तो लिख लेंगे विसरण, वो भी विसरण क्रिया के द्वारा। इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाएं, इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाएं शरीर की बाहरी सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कोशिका की बाहरी सतह से विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जन और श्वसन की क्रियाएं होती हैं। आगे लिखेंगे, इस संघ के जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक, द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो द्विविभाजन के द्वारा, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। तो लिखेंगे, इस संघ के जंतुओं में, इस संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? तो द्विविभाजन द्वारा होता है। द्विविभाजन, बहुविभाजन इस संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो द्विविभाजन द्वारा होता है, बहुविभाजन द्वारा होता है तथा मुकुलन द्वारा होता है, या मुकुलन द्वारा होता है, तथा लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चों? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा। लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। अगला लिखेंगे, इनका शरीर नग्न या पैलिकिल आवरण से ढका रहता है। इनका शरीर नग्न या पैलिकिल आवरण से ढका रहता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इनका शरीर नग्न या पैलिकिल आवरण से ढका रहता है। कुछ जंतु कठोर खोल में बंद रहते हैं। कुछ जंतु कठोर खोल में
खोल में बंद रहते हैं तो कुछ जंतु क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, कठोर खोल में बंद रहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आएंगे अमीबा, पैरामीशियम, लिख लेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, लिस्मेनिया है, मैनिया, इसी को लेशमेनिया भी कहा जाता है। लिस्मेनिया, यूग्लिना, सॉरी यूग्लिना का तो हो गया है। लिस्मेनिया, टिपैनोसोमा, 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 और हो सकता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ईटीसी, और भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल रहे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे। अब देखेंगे आगे कि जो प्रोटोजोआंस होते हैं इनको फिर से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआंस को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो अपंग कवक होते हैं, अपंग कवक वो कहाँ पाए जाते हैं? अपंग कवक में जो पोषण की विधि होती है किस प्रकार की होती है, और अपंग कवक के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इन तीनों क्वेश्चनों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।